नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी जरूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए, यह बात हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में कोई केस डालना है तो वहां पर उसे अपना दावा, जिसे प्लेंट कहते हैं, कोर्ट में जमा करानी पड़ती है। कई बार देखने को मिलता है कि जब प्लेंट यानी कि दावा कोर्ट में डाल दिया जाता है तो उसके बाद यह पता लगता है कि इसमें तो ये जरूरी तथ्य, फैक्ट्स हम लिखना भूल गए। तो अब लोगों के मन में यह क्वेश्चन रहता है, क्या बाद में उन चीजों को जोड़ा जा सकता है? क्या अपने उस दावे में संशोधन किया जा सकता है? अगर कानूनी प्रावधानों की बात करें तो आप अपने दावे के भीतर संशोधन कर सकते हैं, पर क्या वहां पर कोई समय सीमा है, या जब कभी भी आप चाहें अपने केस में संशोधन कर सकते हैं? इसके अलावा अगर आप अपने उस दावे में संशोधन करने के लिए जाएंगे तो किन किन चीजों का संशोधन किया जा सकता है और किन किन चीजों का संशोधन नहीं किया जा सकता, यह सारी चीज आप लोगों को पता होनी अनिवार्य है अगर आप कोर्ट में कोई केस फाइल कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को वीडियोस में बताए गए फैक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बेसिक कानूनों प्रावधानों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर बात आती है कोर्ट केस में संशोधन करने की तो कौन से कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं। देखिए, जब कभी भी कोर्ट में आपको अपना दावा दाखिल करना है, प्लेंट फाइल करनी है, तो उसके लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी 1908 का ऑर्डर 6 पढ़ना अनिवार्य है। अगर आप इसी ऑर्डर 6 के रूल नंबर 17 को पढ़ते हैं तो वो बात करता है अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स, यानी कि जो आपने कोर्ट में दावा दाखिल किया है उसमें कैसे अमेंडमेंट, कैसे संशोधन किया जाए। अब ध्यान दें, ज्यादातर केसों में देखा जाता है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, कि अगर कोर्ट में कोई केस डाल दिया गया, केस डालने के बाद जो वहां पर प्रतिवादीगण है यानी कि डिफेंडेंट जो है, जैसे ही अपनी रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि जवाब दावा देता है, तुरंत वहां पर वादीगण को यानी कि जो प्लेंटिफ है उसको पता लगता है कि अरे ये चीजें तो हम बताना ही भूल गए, ये चीजें तो हम अपने उसमें मेंशन करना ही भूल गए दावे में। तो वहां पर दो चीजें होती है, अगर वो चीजें आपस में कनेक्टेड है तो आप उस जवाब दावे यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट का जवाब देते हुए अपनी रेप्लिकेशन डाल सकते हैं। उसको रेप्लिकेशन बोला जाता है जब जवाब दावे का प्लेंटिव जवाब देता है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल एक नया फैक्ट है, बिल्कुल नया तथ्य है जो हम वहां पर लिखना भूल गए, तो उसके लिए आपको ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी लगाना पड़ता है। वो एप्लीकेशन कोर्ट में डाली जाती है, उस एप्लीकेशन को कंसीडर करता है पहले कोर्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है सीधा आपने एप्लीकेशन ली और आपने अमेंडमेंट कर दिया। जैसे ही आप एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन के साथ में ही आपको जो जो चीजें आप संशोधन करना चाहते हैं वो चीजें दिखानी पड़ती हैं, और उस पर जो प्रतिवादी गण होते हैं उनका जवाब आता है। जवाब में वो बताते हैं कि क्या यह संशोधन किया जा सकता है या संशोधन नहीं किया जा सकता। कई बार इन पर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। उसी के बाद कोर्ट ये कंसर्न करता है कि हां, यहां पर क्या संशोधन एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं होगा। यह चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल ट्रायल्स के अंदर होती है। अब दोस्तों, यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी कानूनी प्रावधान बता दिया, ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी 1908, इसी के तहत आपको यह आवेदन कोर्ट में देना होता है। अब लोगों के मन में अनेकों क्वेश्चन है, क्या कभी भी हम संशोधन कर सकते हैं? कोर्ट केस का निर्णय आने वाला है, क्या उससे पहले भी संशोधन कर सकते हैं, या संशोधन करने की कोई समय सीमा है? यह सारी चीजें अक्सर लोगों के मन में परेशानी पैदा करती है। पर मैं आपको बता दूं कि इन सभी चीजों को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट देता रहता है। जैसे कि अगर आप संशोधन कर रहे हैं तो संशोधन में केस का नेचर नहीं बदलना चाहिए,
नेचर का मतलब दोस्तों, अगर आपने बंटवारे का केस डाला है तो संशोधन करके आप वहां पर किसी दस्तावेज को कैंसिल नहीं करा पाएंगे, संशोधन करके डिक्लेयर नहीं करा पाएंगे किसी चीज को। आप केवल बंटवारे की मांग करते हुए कुछ तथ्य और जोड़ पाएंगे। अगर किसी भी संशोधन से केस का नेचर बदल जाता है तो उस प्रकार के संशोधन को कानून स्वीकार नहीं करेगा, आपका कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अनेकों ऐसी जजमेंट देता रहता है, पर आप लोगों तक कभी वो जजमेंट नहीं आ पाती। कारण कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास जहां पर ये सारी चीजें आप अपने आप को अवेलेबल करा सके। पर इसका समाधान अब लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। यह एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट मिलने वाली है। पहले बात करते हैं इस ग्रुप में क्या क्या मिलता है। देखिए, जो भी लेटेस्ट जजमेंट आ रही है, जो भी लैंडमार्क जजमेंट है, जो वीडियोस आप देख रहे हैं, वीडियोस में बताई गई जजमेंट है, बेसिक कानून को थोड़ा सा डीपली समझाया जाता है, या फिर अगर आप अपने किसी लॉ पॉइंट पर कोई जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो भी इसी वीआईपी ग्रुप में मिलने वाली है। ये सारे बेनिफिट सिर्फ एक सिंगल ग्रुप में आपको मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज, अब चाहे आप एक एडवोकेट हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, कॉमन इंसान है, या एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है और आपको पता होगा जजमेंट कितनी जरूरी होती है कोर्ट केस को जीतने के लिए, तो इसीलिए इन सभी लोगों के बेनिफिट्स के लिए वीआईपी ग्रुप बनाया गया है। अगर आप इस ग्रुप को तुरंत ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मात्र 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस है, जो पूरे 1 साल तक एप्लीकेबल है, और यह सारी सर्विस पूरे 1 साल तक के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने का नंबर मिलेगा, उस नंबर पर कनेक्ट करें और वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और मात्र कुछ दिनों में 415 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, यानी कि इतनी डिमांड इस ग्रुप की हो रही है, और जल्द ही 450 लोग भी पूरे हो जाएंगे। चलिए, अब यहां से हम अपनी मेन वीडियो पर दोबारा बात करते हैं। अब सबसे पहले बिना किसी देरी के डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, जो लेटेस्ट जजमेंट आई है संशोधन के ऊपर वो मैं आपको क्लियर करूं। इसी के अंदर संशोधन को लेकर कई और बड़े बड़े तथ्य क्लियर किए गए हैं। बड़ी ध्यान से ये जजमेंट अब आपको समझनी पड़ेगी। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है श्री मोहम्मद रफी एंड अदर्स, जो यहां पर प्लेंटिफ है, वर्सेस बंदे नवाज एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका रिट पिटिशन नंबर है 108512 ऑफ 2025 और 16 दिसंबर 2025 का ये फैसला है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट फैसला आप लोगों के साथ हम डिस्कस हमेशा करते हैं। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, क्योंकि डिस्प्ले पर देखकर आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, चीजों को एनालाइज कर पाते हैं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक काफी बड़ी बात कही। ध्यान दीजिएगा, यहां बोला गया कि किसी प्लेंट की दावे में संशोधन किया जाता है ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत, तो उसको अलाउड करो। कोर्ट की हो चुकी है, भले वहां पर ड्यू डिलीजेंस टेस्ट फुलफिल नहीं हुआ हो। इन्होंने बोला जो ये ड्यू डिलीजेंस टेस्ट है ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, मतलब ये हर जगह लागू करें बाद ही संशोधन किया जाए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अब ध्यान दे दोस्तों, अक्सर देखने को यह मिलता है प्रैक्टिकली कि जैसे किसी केस की ट्रायल शुरू हो जाती है और वहां पर संशोधन के लिए अप्लाई किया जाता है तो मना कर दिया जाता है कि आप लेट हो गए, ट्रायल शुरू हो गई, जबकि ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप अपने दावे में संशोधन कराना चाहेंगे तो ड्यू डिलीजेंस टेस्ट दिखाना पड़ता है, मतलब कि ये जो चीज आप बाद में जोड़ रहे हो इसको आप पहले नहीं जोड़ पाए, और इसके लिए आपकी कोई गलत इंटेंशन या चालाकी नहीं है, नेग्लिजेंस हुआ, लापरवाही हुई जिससे ये गलती हो गई, पर इसके पीछे कोई आपकी प्लानिंग टैक्टिक्स नहीं है। इसको बोला जाता है ड्यू डिलीजेंस टेस्ट। अब इसके अंदर एक और बड़ी चीज कही गई, ये बड़ी ध्यान से समझनी है संशोधन के लिए। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान, यहां पर बोला गया कि देखो, अगर ड्यू डिलीजेंस टेस्ट स्ट्रिक्टली प्रूव करना अनिवार्य नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हर केस के अंदर ड्यू डिलीजेंस टेस्ट पहले प्लेंटिफ साबित करे तभी उसको हम संशोधन के लिए स्वीकार करेंगे। और यहां पर बोला गया कि कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पर बाद में भी संशोधन किया जा सकता है, जैसे करेक्टनेस ऑफ डेट्स, यानी कि किसी स्पेलिंग की टाइपिंग मिस्टेक हो गई, डेट मिस्टेक हो गई, उसको करेक्ट किया जा सकता है संशोधन करके। प्रॉपर्टी नंबर या बाउंड्रीज में चेंज करना है, वो भी संशोधन करके ठीक किया जा सकता है।
कई बार केस डालने के बाद कोई घटना होती है, जैसे केस डालते समय कोई व्यक्ति कब्जे में हो, केस के बीच में उसको बाहर फेंक दिया, तो वो बाद में ही तो संशोधन करेगा उस चीज को कि मुझे बाहर कर दिया, मुझे कब्जा भी दिलवाओ। तो ऐसे किसी इवेंट को जो केस के बाद हो रहा है उसको भी संशोधन किया जा सकता है। कोई ऐसी डेट मेंशन करनी हो जो केस डालने के बाद हैपन हुआ हो, या कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट है जिसको आप लिखना भूल गए, या कोई दूसरा अल्टरनेटिव या एडिशनल रिलीफ पाना चाहते हैं, इन सभी चीजों के लिए आप संशोधन कर सकते हैं। हां, यह भी बोला गया कि ड्यू डिलिजेंस यूनिवर्सल नहीं है, उसको हर जगह लागू करना अनिवार्य नहीं है। अगर कोर्ट कंसीडर करता है यहां पर संशोधन होना जरूरी है, अगर संशोधन नहीं हुआ तो बाद में एक नया केस फिर से डाला जाएगा और उससे तो केस कभी खत्म नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर केस डल गया, उसके बाद किसी व्यक्ति को जमीन से बाहर कर दिया, अब अगर उसका संशोधन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो पहले ये पूरा केस चलेगा, उसके बाद फिर वो नया केस डालेगा कि अब मुझे जमीन का कब्जा दिलवाओ, तो ऐसे तो एंडलेस लिटिगेशन होती चली जाएगी। तो इसीलिए बोला कि ऐसे संशोधन को एक्सेप्ट करो ताकि एक ही केस में चारे चीजें कंसीडर करके कोर्ट अपना निर्णय दे सके। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में बताई गई जजमेंट पर या किसी और लॉ पॉइंट पर अगर आप जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाकर वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।